कोई भी मॉनेटरी परक्विजिट, एनी मॉनेटरी परक्विजिट, वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर उसी मॉनेटरी परक्विजिट को इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करे तो वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। तो अभी तक हमने दो टाइप ऑफ परक्विजिट पढ़े हैं, एक तो वो सब एम्प्लॉय के, सब जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके हैंड में टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। और एक हमने पढ़े हैं जो टैक्स फ्री रहेगा, किसमें टैक्स लगेगा ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे परक्विजिट जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में ही टैक्सेबल रहता है। तो बाकी के जो सब एम्प्लॉय, जो इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में जो सबसे मेजर डिफरेंस रहता है वो ये है कि बेटा मॉनेटरी, अगर कोई भी परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी इन द फॉर्म ऑफ रीएम्बर्समेंट मिल रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। और इफ इट इज you are getting in the form of facility, then it will be taxable in the home in the case of only specified employee. Now what is the specified employee? Specified employee में सबसे पहले अगर बात करें तो कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, दूसरा कोई भी कंपनी का बेनिफिशियल, बेनिफिशियल शेयर होल्डर, और जो तीसरा है वो उसका एम्प्लॉय whose income, salary income is more than 50,000 a year, एक साल में जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जो डायरेक्टर तो इसका बहुत ही, एक कंपनी का जो रिच मैन है, एमडी डायरेक्टर जो बड़ा आदमी है, बेनिफिशियल ओनर भी, शेयर होल्डर वो भी रहेगा जिसके मोर देन 20% वोटिंग राइट्स हैं। इसमें एक कवर कर लिया लास्ट में एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 इन ईयर से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखो ये 50,000, ये इंटरेस्टिंग अमाउंट है। मेरे हिसाब से एज पर लेबर लॉ भी अगर आप फॉलो करोगे तो मिनिमम सैलरी जितनी रहती है उसको भी अगर वो भी मिलेगी तो भी 50,000 से ज्यादा आ ही जाएगा। तो मुझे तो लगता नहीं कि इसको अलग से कुछ बनाने की जरूरत थी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रेयर ही ऐसा रहेगा जो ऑलमोस्ट हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही रहेगा कंपनी के अंदर, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा जिसकी सैलरी इनकम 50,000 से कम हो एक साल के अंदर। सब लोगों की 50,000 से ज्यादा रहेगी ही रहेगी। अगर मान लो कि एक आदमी को आज का जो रेट चल रहा है अगर 1,000 रुपए पर डे के भी मिले तो 30 दिन के 30,000 हो गए, और अगर 12 से मल्टीप्लाई करे तो 3,60,000 रुपए हो गए। इसका मतलब ये हो गया 50,000 से 60 लाख, 3,60,000 ज्यादा है। तो ये भी एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी इनकम 50,000 से ज्यादा वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में माना जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय एंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोथ आर सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, ज्यादा क्या कुछ डिफरेंस है ही नहीं। बट हमारे एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे जहाँ पे सैलरी कम रहेगी, तब आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे जो मेन चीज है वो ये याद रख के रखो कि जो मॉनेटरी परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट अगर रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल होता है हर एम्प्लॉय के केस में, एक्सेप्ट वो वाले केस छोड़ देने जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जो टैक्स फ्री वाले आपको केस छोड़ देने, बाकी जितने भी हैं वो सब एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल रहेंगे। जबकि फैसिलिटी के फॉर्म में अगर कोई भी परक्विजिट प्रोवाइड हो रहा है तो उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में होंगे। ठीक है बेटा। तो एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज परक्विजिट इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है वो एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दी तो वो सबके सब एम्प्लॉय इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय विल बी taxable. However, sometimes instead of discharging employee obligation, employee provide perquisite in the form of facility. अगर वो फैसिलिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है तो सच perquisite will be taxable in the hand of specified employee only. तो ये आपको ध्यान रखना, these are the major differences. तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट। जैसे कि आपके पास एक गार्डनर है और उसकी जो गार्डनर की जो सैलरी you are paying directly to the gardener, you are directly paying salary to the gardener, and the same amount is getting reimbursed, the same amount is getting reimbursed from the employer, then that is called monetary benefit will come under the all employee, sub employee के केस में। but the gardener itself is provided by the employer, then it will be taxable in the case of specified employee only, that is mentioned here. So there are some other like use of gas, electricity, water supply by the employer,
आप वाटर सप्लाई आपके घर पे आ रही है, एम्प्लॉयर ने ही एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि हर घर एक वाटर टैंकर आएगा, आपके घर में पानी की सप्लाई करके जाएगा, आपको रिइंबर्स कराने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस, इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कुछ मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्टर, जो मैंने बताया था फर्स्ट, कोई भी एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज ए डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फुल टाइम डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉमिनी है, मैनेजमेंट है, वर्कर है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में है। और इस बात से कोई मैटर नहीं करता ही इज डायरेक्टर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, कुछ टाइम के लिए था कि पूरे साल के लिए था, उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली कंडीशन इज डायरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड इज एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसको बोलेंगे बेटा? जिसके भी अगर ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, जिसकी भी 20% या उससे भी ज्यादा वोटिंग पावर है, वो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। बेनिफिशियल और लीगल ओनरशिप में एक बार बता देता हूँ, अगर कोई भी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कंपनी में, इट इज द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द इक्विटी शेयर कैरिंग 20% और मोर द वोटिंग पावर, दैट इज रेलेवेंट रादर देन लीगल ओनरशिप। से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिशियल ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट जो केस है, एम्प्लॉय ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ 50,000, ए एम्प्लॉय रादर देन जो 1 और 2 में है, 1 और 2 में कौन है? एक तो डायरेक्टर, और 2 में कौन सा है? जो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर उसके 50,000 से ज्यादा वो ड्रॉ कर रहा है, चार्जेबल अंडर द हेड एक्सीड 50,000 इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो देखा जाए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में अगर पहले वाला रूल फिट नहीं होता, दूसरे वाला फिट नहीं होता, तीसरा तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय के केस में इट विल सूट। तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं रहेगा आज के टाइम में जिसकी सैलरी इनकम विल बी लेस देन 50,000 इन ए ईयर per annum. So specified employee की definition है mostly all the employee will be covered, but in some cases the per the question you have to first see कि all the 3 condition are satisfied। लेकिन कम 50,000 की लिमिट को कंप्यूट करने के लिए कुछ आइटम है जिनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको शामिल नहीं करते, उसको हटा के 50,000 आपको देखने रहते हैं। तो कौन कौन से आइटम? जैसे कोई भी ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जितने भी हैं उनको आप 50,000 में इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरी बात, जो मॉनेटरी बेनिफिट जो एग्जेम्प्ट है, तो कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है दैट आल्सो विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का, द 50,000 का जो लिमिट है उसके अंदर। फिर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी इंक्लूड नहीं करोगे। फिर एंटरटेनमेंट जितने भी डिडक्शन है उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो एम्प्लॉय वर्क इन 1 और मोर एम्प्लॉयर, द एग्रीगेट ऑफ द सैलरी शुड फॉर द एम्प्लॉयर इज टेकन टू डिटरमाइनिंग द सीलिंग लिमिट। तो दोनों ही एम्प्लॉयर की सैलरी को यू हैव टू टेक इनटू द कंसीडरेशन। तो उसके अंदर देखो, मॉनेटरी जो 50,000 की लिमिट है, जो 50,000 की लिमिट है उसके अंदर बेसिक सैलरी आएगी, डियरनेस अलाउंस आएंगे, कमीशन आएंगे। कमीशन आपको मंथली पे या टर्न ओवर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बोनस आएगा, फीस आएगा, कोई भी टैक्सेबल पेमेंट, कोई भी टैक्सेबल अलाउंस और ऑल अदर मॉनेटरी बेनिफिट दैट इज नॉट टैक्सेबल। कोई भी टैक्सेबल, जो भी टैक्सेबल रहेगा ना वो सब उसके अंदर आएगा। उसमें से डिडक्शन हमने माइनस कर देनी है क्योंकि डिडक्शन उसका पार्ट नहीं रहेगा, ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, डिडक्शन वाला पार्ट इसका नहीं रहेगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये सब उसमें माइनस कर देनी है। तो अब तक हमने परक्विजिट के अंदर 3 केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस इज अबाउट the perquisite which are taxable in the case of all employees. Second case is the perquisite which are tax free in case of all employee. Third case is the perquisite with are taxable in the case of specified employee. So आपने पढ़ लिया कि specified employee के केस में सिर्फ वही taxable रहते हैं जिनके अंदर उसकी फैसिलिटी के फॉर्म में अगर प्रोवाइड करे गए, और इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी अगर प्रोवाइड किया तो सब एम्प्लॉय के केस में वो स्पेसिफाइड है या नहीं वो चेक करने की जरूरत ही नहीं। जितने भी एम्प्लॉय है सब एम्प्लॉय के केस में वो टैक्सेबल रहेगा अगर इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। बट इफ इट इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी, इट यू हैव टू सी वेदर दैट पर्सन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉट। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो उसको टैक्स करेंगे, अदरवाइज उसको टैक्स नहीं करेंगे। होप करता हूँ आपको ये छोटा सा एक टॉपिक था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन को आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट करें, कितना एग्जेम्प्ट रहेगा, कितना अमाउंट को हम डिडक्शन में देंगे, कितनी अमाउंट टैक्सेबल रहेगी, उसकी वैल्यू कैसे निकाले। जैसे एक ने आपको एकोमोडेशन तो प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय ने, एकोमोडेशन तो आपको मिल गया, अब उस एकोमोडेशन की कितनी वैल्यू है, कितना उसका परक्विजिट की वैल्यू कितनी, कितना परक्विजिट है उसका, कितना अमाउंट है, कितना टैक्सेबल रहेगा और कितना उसमें एग्जेम्प्ट रहेगा, कितना टैक्स फ्री रहेगा, कितने पे टैक्स नहीं देना आपको, कितना
वो सब फाइंड आउट निकालने के लिए उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट। वो हमें अभी आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसके अंदर वैल्यूएशन करना सीखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करिए अगर आपको समझ में आया, पसंद आया हो। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्यूरीज रेज कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।